हेलो एवरीवन, दिस इज आदर्श। सो आज से हम लोग क्या करेंगे कि ब्लॉक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं और पी ब्लॉक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग ग्रुप 13 से। हम लोग वन डे वन ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं आज से। आज ग्रुप 13 कवर करेंगे, कल 14, 15, 16, 17, 18 करते करते हम लोग क्या करेंगे कि विद इन 7 डेज 7 दिन के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि सारा का सारा जो भी ग्रुप है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग एक बार रिवीजन कर लेंगे। लास्ट डे 7th डे हम लोग रिवीजन कर लेंगे सारा का सारा 6 ग्रुप को। ठीक है। सो आज हम लोग ग्रुप 13 स्टार्ट करेंगे और 13 के बाद हम लोग देखेंगे क्या करना नहीं करना है। और देखो जितना सारा पॉइंट मैंने यहाँ लिखा हुआ है ना, वो सारा का सारा एनसीईआरटी का है। ठीक है। सो एनसीईआरटी का बाहर कोई हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, कोई लाइन नहीं पढ़ेंगे, कुछ भी इंफॉर्मेशन बाहर का नहीं पढ़ेंगे। सारा का सारा हम लोग फोकस रहेगा कि हम लोग एनसीईआरटी का पढ़े। ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है हम लोग को। देखो बोरॉन के बारे में हम लोग को पढ़ना है पहले कि बोरॉन क्या होता है। कि बोरॉन एक टिपिकल नॉन मेटल होता है। ठीक है। और साथ में एक फेयरली रेयर एलिमेंट होता है। ठीक है, नेचर में बहुत ही रेयर होता है। दूसरा पॉइंट है कि बोरॉन मेनली अकर्स होता है एज अ ऑर्थोबॉडिक S3BO3 बोरेक्स, जिसका फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2O। ध्यान रखना। और केर्नाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2B4O7.4H2O। ठीक है। सो कंफ्यूजन मत करना, बोरेक्स में 10H2O होता है और केर्नाइट में 4H2O होता है। ठीक है, याद रखना इसको। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि बोरेक्स में Na2B4O7.10H2O और केर्नाइट का होता है Na2B4O7.4H2O। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। फिर बात करते हैं आइसोटोप का। तो बोरोन का ना दो आइसोटोपिक फॉर्म होता है। ठीक है, एक बोरोन 10 और एक बोरोन 11। सो बोरोन जो 10 होता है वो देखो कितना 19% होता है और बोरोन 11 जो होता है वो 81% होता है। ठीक है, ये भी अच्छा पॉइंट बन सकता है अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन बनता है मोर देन वन चॉइस में तो। ठीक है। बॉक्साइड की बात करते हैं तो बॉक्साइड का जो फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2 होता है। और जो बॉक्साइड होता है वो एल्युमिनियम का होता है। ठीक है ना, एल्युमिनियम का एक मिनरल होता है। और साथ में क्रियोलाइट Na3AlF6। ठीक है, ये दोनों जो होते हैं ना वो इंपॉर्टेंट मिनरल होते हैं एल्युमिनियम के। नाउ नेक्स्ट लाइन है कि गैलियम, इंडियम, थैलियम आर लेस अबंडेंट एलिमेंट इन नेचर। ठीक है। और वही अगर बात करोगे एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम जो होता है मोस्ट अबंडेंट मेटल होता है और थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है नेचर में, अर्थ क्रस्ट में। समझे। देखो एटॉमिक साइज की बात करोगे तो डाउन द ग्रुप जाने पे कभी भी एटॉमिक साइज बढ़ना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक लिटिल बिट वेरिएशन यहाँ पे क्या होता है ना इस ग्रुप में कि एल्युमिनियम का क्या होता है, जो एटॉमिक साइज होता है वो गैलियम से ज्यादा होता है। उसका रीजन क्या होता है ना कि जो गैलियम में 10d इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो ऑफर करता है ओनली पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट को, जिस कारण से क्या होता है ना एल्युमिनियम का साइज बड़ा होता है और गैलियम का साइज छोटा हो जाता है। ठीक है। देखो और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आयनाइजेशन एंथैल्पी को लेकर के। सो इसमें क्या वेरिएशन आता है, देखो बोरॉन का सबसे ज्यादा होता है, फिर थैलियम का, फिर गैलियम, फिर एल्युमिनियम, फिर इंडियम। सो इसको इससे नीट में क्वेश्चन आ चुका है पहले भी और मेरी कोई गारंटी नहीं, कभी भी किसी ईयर में आ सकता है। ठीक है। इसको याद कैसे करेंगे, मैंने जो याद किया था, मेरा जो ट्रिक था याद करने का, सबके अलग अलग होते हैं, मेरे अपने थे, तो मेरा जो पर्सनल था मैं बता रहा हूं। मैंने ऐसे याद किया था BTGAI, मतलब बेटी गई, मतलब बेटी गई स्कूल। ठीक है, मैंने ऐसे याद किया था BTGAI, बेटी गई। ठीक है ना, इसको मैंने ऐसे याद किया था। ठीक है। अब देखो जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना, उसका ऑर्डर क्या होता है, किस फॉर्म में बढ़ता है वो, डेल्टा S3 का सबसे ज्यादा, डेल्टा S2 का, फिर डेल्टा H1 का बारी आता है। ठीक है। देखो गैलियम क्या होता है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, अबाउट 303 होता है। ठीक है, केल्विन में, और एग्जिस्ट करता है इन लिक्विड स्टेट ड्यूरिंग समर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बारे बताया है कि बोरॉन का सबसे ज्यादा होता है और उसके बाद से देखो थैलियम का सबसे ज्यादा, इंडियम, गैलियम और सबसे कम एल्युमिनियम का होता है। सो यहाँ पे वेरिएशन बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। और यहाँ पे बोरॉन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2 है, एल्युमिनियम का 1.5 है, गैलियम का 1.6, इंडियम का 1.7 और थैलियम का 1.8 है। ठीक है। देखो बोरॉन का क्या होता है, बोरॉन का कैरेक्टर बता रहा हूं मैं। एक्सट्रीमली हार्ड होता है और ब्लैक होता है कलर में और सॉलिड होता है, एग्जिस्ट इन मेनी एलोट्रोपिक फॉर्म। अब देखो क्या था कि जो बोरॉन होता है ना उसका मेल्टिंग पॉइंट अनयूजुअली हाई होता है। क्यों होता है ना, क्योंकि जो उसका क्रिस्टलाइन लैटिस होता है ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है ना।
अब देखो होता क्या है ना कि गैलियम का क्या होता है ना कि यूज किया जाता है तुमको हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट गैलियम का बहुत ज्यादा हाई होता है, इस कारण से इसका यूज करते हैं हम लोग हाई टेम्परेचर के मेजरमेंट में गैलियम का। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, क्योंकि नीट में आ सकता है क्वेश्चन, इसका कोई भरोसा नहीं है। अब बात करते हैं कि डेंसिटी का। सो डाउन द ग्रुप जाने पे कभी भी क्या होता है कि डेंसिटी बढ़ता ही बढ़ता है, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। बोरोन ओनली फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है ना, क्योंकि तुमको पता है कि टिपिकली ये नॉन मेटल होता है, इसलिए क्या बनता है, ये कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। अब देखो यहाँ पे लिखा है मैंने क्या, +3 और यहाँ पे +1, ये क्या है, ठीक है। देखो क्या होता है ना, जो +3 का स्टेबिलिटी होना है ना, वो टुवर्ड डाउन जो जाओगे तो घटता है, इसलिए बोरोन का सबसे ज्यादा होता है, फिर एल्युमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम। लेकिन +1 का स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है कि बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण क्या होता है ना कि डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है कि थैलियम +1 ज्यादा स्टेबल होता है बोरोन +1 से, ठीक है। और इस कारण से क्या होता है ना कि थैलियम +1 +3 दोनों शो करता है, लेकिन +3 में क्या होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करता है, और उसमें क्या होता है कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करके खुद को रिड्यूस कर देता है +1 में, ठीक है। अब यहाँ देखो कि टेंडेंसी, यहाँ पे सॉरी, कंपाउंड इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर आयनिक देन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इसको ध्यान से याद करना कि +1 में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो ज्यादा आयनिक होता है विथ रिस्पेक्ट टू अगर +3 का बात करेंगे तो। टेंडेंसी टू बिहेव एज लेविस एसिड डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग साइज डाउन द ग्रुप। अब जैसे देखो कोई कंपाउंड होता है जैसे BF3 हो या BCl3 हो, ठीक है ना। सो बोरोन का 3 है आउटर मोस्ट, और क्लोरीन का 3 आ जाएगा, 3 3 6 आ गया, या बोरोन का 3 है, फ्लोरीन का 3 3 3 6 हो गया। सो टोटल 6 होता है, और उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए होता है। सो इस कंडीशन में क्या होता है कि वो वन लोन पेयर किसी से ले सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए वो लेविस एसिड शो करता है। लेकिन जब हम जैसे टुवर्ड्स डाउन जाते हैं ना, वहां पे क्या होता है, साइज बड़ा होता है, और वहां पे लोन पेयर लेने का टेंडेंसी घट जाता है, ठीक है ना। वही लिखा हुआ है कि टेंडेंसी टू बिहेव एज लेविस एसिड डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग साइज डाउन द ग्रुप, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है कि BCl3 इजिली एक्सेप्ट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अमोनिया टू फॉर्म BCl3.NH3, ठीक है, क्योंकि ये भी लेविस एसिड की तरह बिहेव करेगा। AlCl3 क्या लिखा हुआ है, AlCl3 अचीव स्टेबिलिटी बाय फॉर्मिंग डाइमर, ठीक है। जैसे कि Al2Cl6 हो जाएगा, उस तरह क्या करेगा, ये अपना स्टेबिलिटी को गेन करेगा। In trivalent state, most of the compound being covalent are hydrolyzed in water to form tetrahedral species MOH का होल पर माइनस, ठीक है। और इसमें जो मेटल रहता है ना, वो क्या करेगा, sp3 हाइब्रिडाइज हो जाता है, ठीक है। और वही क्या होता है कि जब एसिडिफाइड एक्वा सॉल्यूशन होगा और कोई ट्राइक्लोराइड है, ठीक है, कोई भी ट्राइक्लोराइड है और एसिडिफाइड एक्वा सॉल्यूशन होगा, सो वहां पे क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जिसमें जो तुम्हारा सेंट्रल मेटम होगा ना, उसका जो हाइब्रिडेशन स्टेट होगा वो sp3d2 हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर का। देखो सारा का सारा पॉइंट एनसीईआरटी का मिस नहीं है, और कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो भी उसको मिस किया जा रहा है, अदरवाइज कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन को मिक्स नहीं किया गया, ठीक है ना। सारा का सारा इंक्लूडेड इसमें। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, बोरॉन इज अनरिएक्टिव इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है। क्रिस्टलाइन फॉर्म में बोरॉन जो होता है वो अनरिएक्टिव होता है। एल्युमिनियम फॉर्म वेरी थिन ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस विच प्रोटेक्ट द मेटल फ्रॉम फर्दर अटैक, ठीक है। वो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, जिससे अटैक नहीं होता है उसके ऊपर। अब बात करते हैं एमॉर्फस बोरॉन हो या एमॉर्फस एल्युमिनियम हो, जब इन लोग हिट करते हैं एयर में तो ये क्या करता है, ट्राई ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, जिससे बोरॉन ट्राई ऑक्साइड और एल्युमिनियम ट्राई ऑक्साइड को, ठीक है। अब देखो उसका रिएक्शन लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्या है कि तुम्हारा या बोरॉन ले लो एल्युमिनियम ले लो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ट्राइऑक्साइड बनाएगा। और यहाँ पे क्या है ना कि देखो यहाँ जो रिएक्शन ये लिखा हुआ है कि कोई जैसे कि कोई भी मेटल है तुम्हारा ग्रुप 13 का, और उसके साथ नाइट्रोजन को रिएक्ट करोगे तो यहाँ पे नाइट्राइड का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो ये कब होगा ना, वेरी हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर चाहिए, एनसीईआरटी में देखना हाई टेम्परेचर लिखा हुआ है, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे क्या होगा कि नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि बोरॉन ट्राइऑक्साइड एसिडिक होता है, ठीक है, और क्या करता है, रिएक्ट करता है विथ बेसिक ऑक्साइड फॉर्मिंग मेटल बॉन्ड्स। मतलब यहाँ पे बेसिक ऑक्साइड का कहने का मतलब है ना कि मेटल ऑक्साइड के साथ, क्योंकि ये एसिडिक है, सो ये मेटल ऑक्साइड या फिर बेसिक ऑक्साइड के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और मेटल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो एल्युमिनियम का जो ट्राइऑक्साइड होता है या फिर गैलियम का जो ट्राइऑक्साइड होता है ना, वो एम्फोटेरिक होता है नेचर में, ध्यान रखना। एल्युमिनियम और गैलियम का जो
तुमको ट्राईऑक्साइड होता है वो इन नेचर क्या होता है, तुमको एम्फोटेरिक होता है। लेकिन अगर बात करोगे इंडियम और थैलियम का ऑक्साइड्स का, ठीक है, सो वो क्या होता है नेचर में, देखो बेसिक होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ठीक है, ओके। अब देखो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड एंड एल्कली, ये टॉपिक हम लोग को कवर करना है, ठीक है ना, इस चैप्टर में सारा का सारा पॉइंट जो भी है वो एनसीईआरटी का लिया हुआ है। अगर चाहो तो एनसीईआरटी बुक को अपने पास रख लो, सामने रखो, खोलो और मेरी बातों को सुनते रहो और उसको देखते रहो। उससे क्या होगा कि तुम्हारा एनसीईआरटी तुम्हारा रिवीजन 2 बार हो जाएगा, एक मेरे जो मैं कह रहा हूँ उसको सुन करके और एक बार खुद से पढ़ लोगे उससे, ठीक है ना। देखो बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विथ एसिड एंड एल्कली इवन एट मॉडरेट टेम्परेचर। बोरॉन क्या होता है कि वो एसिड और एल्कली से रिएक्ट नहीं करता है, अगर तुम उसको मॉडरेट टेम्परेचर दोगे फिर भी रिएक्ट नहीं करेगा वो। लेकिन अगर एल्युमिनियम का बात करोगे ना, तो वो क्या होता है कि डिसॉल्व हो जाता है मिनरल एसिड में और एक्वा सॉल्यूशन में, इसलिए वो एम्फोटेरिक नेचर को शो करता है अपना, ठीक है। अब जैसे यहाँ देखो कि जब एल्युमिनियम को तुम डाइल्यूट HCl में शो करोगे ना, एल्युमिनियम को तुम डाइल्यूट HCl में जब एक्सपोज करोगे, उसको डिसॉल्व करोगे, सो एल्युमिनियम क्या होता है ना कि तुमको हाइड्रोजन को रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है, ठीक है। लेकिन अगर बात करेंगे कॉन्क HNO3 का, ठीक है, अगर कॉन्क HNO3 का एक्शन तुम करवाओगे एल्युमिनियम पे ना, ठीक है, तो रेंडर पैसिविटी शो करता है। उसमें क्या होता है ना कि मैंने बताया था ना कि एल्युमिनियम के ऊपर में क्या होता है कि ऑक्साइड का फिल्मिंग हो जाता है, उससे क्या होगा, ये रिएक्ट नहीं करने देगा, ठीक है ना। इस पे देखो कॉन्क HNO3 रेंडर्स एल्युमिनियम पैसिव बाय फॉर्मिंग ऑक्साइड लेयर ऑन सरफेस, ठीक है, नहीं करेगा ये। अब वही बात करोगे एल्युमिनियम को अगर तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एल्कली के साथ रिएक्ट करोगे ना और वाटर के प्रेजेंस में, तो यहाँ वहां पे ये प्रोडक्ट बनता है 2Na प्लस AlOH का होल माइनस प्लस, यहाँ भी तुम देखो एल्कली के साथ रिएक्ट करने पे भी क्या हुआ है कि हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन हुआ है। सो तुम डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करो या फिर तुमको एल्कली के साथ रिएक्ट करो, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का रिलीज होगा, ठीक है ना। याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि हाइड्रोजन गैस का रिलीज होता है दोनों जगह, डाइल्यूट HCl हो या फिर तुमको एल्कली हो, ठीक है। अब देखो अगला हमारा टॉपिक क्या आता है उस चैप्टर में, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, ठीक है, ये पढ़ेंगे हम लोग। सो इसमें क्या होता है ना कि जो भी एलिमेंट होता है, ठीक है, इस फैमिली में जो भी एलिमेंट होता है वो क्या होता है कि जब हैलोजन से रिएक्ट करता है तो ट्राई हैलाइड का फॉर्मेशन करता है, एक्सेप्ट एक है एक्सेप्शन, याद रखना, जो तुमको थैलियम का ट्राई आयोडाइड होता है वो फॉर्म नहीं होता है, वो एक्सेप्शन केस है, ठीक है ना। क्यों नहीं होता है, क्योंकि थैलियम का साइज बहुत बड़ा होता है, आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है, दैट साइज फॉर्म नहीं करता वहां पे। और तुमको एक बात पता होगा कि वैसे भी नॉर्मली क्या होता है कि +3 में ज्यादा स्टेबल नहीं शो कर पाता है अपने को थैलियम, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या था कि तुम्हारा एक टेबल आएगा एनसीईआरटी में 11.2, वहां पे क्या है ना कि एनहाइड्रस AlCl3 के बारे में दिया हुआ है कि व्हाइट फिल्म क्यों शो करता है। तो देखो उसका रीजन क्या होता है, एक्चुअल बात क्या है कि जब एनहाइड्रस AlCl3 जो होता है, ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड जब एक्सपोजर में आता है ना एटमोस्फेयर में, तो जिसका मॉइस्चर है, मॉइस्चर से रिएक्ट करके वो क्या करता है कि HCl गैस बना देता है, ठीक है। वही जो मॉइस्ट HCl है ना वो बोतल पे अपेयर हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है ना कि वो व्हाइट फ्यूम बनने लगता है उसके कारण। सो मॉइस्ट HCl के कारण क्या होता है कि व्हाइट फ्यूम बनने लगता है, ये रीजन है, ठीक है। अब अगला बार देखो क्या है, इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स ऑफ बोरॉन फैमिली, क्या क्या इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स है देखो। The trichloride, bromide and iodide of all the element being covalent in nature are hydrolyzed in water। देखो जितना भी ट्राइआइलाइड होगा, फिर ब्रोमाइड होगा, आयोडाइड होगा ना, सारा का सारा क्या होता है, कोवेलेंट होता है, ठीक है, नेचर में, और वाटर में हाइड्रोलाइज हो जाएगा। उसके बाद से वाटर में जब हाइड्रोलाइज होता है तो ये बनाता है टेट्रा हेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, MOH का होल फॉर माइनस बनाता है, ठीक है ना। और ऑक्टाहेड्रल क्या बनाएगा तुमको, M_H2 का होल 6 +3 बनाता है। एक्सेप्ट इन बोरॉन, मतलब बोरॉन को छोड़ दोगे ना, बोरॉन को, बाकी सारे के सारे जितने होते हैं ना सब के सब एक्वस मीडियम में एग्जिस्ट करते हैं, एक्सेप्ट बोरॉन, बोरॉन नहीं करेगा, बाकी सारे के सारे एक्वस मीडियम में एग्जिस्ट करते हैं। अब उसके बाद क्या होता है ना कि तुम्हारा 11.3 है, ठीक है ना। 11.3 में तुम्हारा क्या दिया है वो बॉक्स में कि BF6-3 शो क्यों नहीं करता है, ठीक है। सो उसका सबसे बड़ा रीजन और इजी रीजन क्या है, इंपॉर्टेंट है, नीट में आने का चांसेस बहुत हाई है, क्योंकि बॉक्स का जो भी क्वेश्चन होता है नीट में तुमको एकदम हॉट माना जाता है, ठीक है। अब देखो रीजन क्या होता है, बोरॉन होता है ना वो उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। सो वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होने के कारण क्या होता है ना कि अपने वैलेंस, वो जो कोवैलेंसी को ना मतलब एक्सपेंड नहीं कर पाता है बियॉन्ड 4, ठीक है ना। दैट्स व्हाई BF6-3 वो शो नहीं करता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ बोरॉन का बात करेंगे, ठीक है। सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बोरेक्स होता है, देखो बोरेक्स, ऑर्थोबोरिक और तुम्हारा डाइबोरेट होता है। सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई अगर होता है तो होता है बोरेक्स होता है। अब बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है,
Na2B4O7.10H2O याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो Na2B4O7.10H2O मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है ये बोरोन का, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कैसा होता है, तो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और टेट्रा न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होता है। कहने का मतलब क्या होता है ना, देखो B4O5 का होल फॉर -2 शो करता है, इसलिए इसको बोलते हैं लोग टेट्रा न्यूक्लियर स्ट्रक्चर या टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट होता है ये। उसके बाद इसका करेक्ट फॉर्मूला कैसे बनता है, इसके कारण इसका करेक्ट फॉर्मूला बनता है क्या, Na2B4O5 Na2B4O5 OH का होल फॉर डॉट 8H2O, ठीक है। Na2B4O5 Na2B4O5 OH का होल फॉर डॉट 8H2O, ठीक है। ये करेक्ट फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, ये करेक्ट फॉर्मूला होता है और इसका ऐसे जनरल फॉर्मूला होता है। ये पूछ सकता है कि नीट में दे देगा कि करेक्ट फॉर्मूला कौन सा है बोरेक्स का बताने के लिए, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना कि जब तुम बोरेक्स को, ठीक है, रिएक्ट करोगे तुम वाटर के साथ में ना, तो वहां पे क्या होता है कि अल्कलाइन मीडियम बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस वहां क्या होता है H3BO3 बनता है, ठीक है ना, ये बनता है, याद रखना, बोरेक्स प्लस वाटर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H3BO3 बनता है, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग बात क्या बताता हूँ और इंपॉर्टेंट भी है कि यार तुम किसी के साथ रिएक्ट कर लो, किसी कंपाउंड को अगर वाटर के साथ रिएक्ट कर लो या फिर तुम एल्कली के साथ रिएक्ट करो, कभी भी सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करता है। देखो यहाँ देखो इसका कितना होगा, 7 दूना 14, ये होगा 2, 14 दो माइनस करो 12 और ये 4 से डिवाइड कर दो +3, यहाँ +3 है बोरोन का, और यहाँ देखो 3 दूना 6 और 3 माइनस करो +3 यहाँ भी है +3 यहाँ भी है, ठीक है। तो कभी भी क्या होगा, सेंट्रल एटम का चेंज नहीं करता ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर एल्कली के साथ रिएक्ट करो या फिर वाटर के साथ, डजंट मैटर, ठीक है। अब आओ यहाँ देखो क्या है, ऑन हीटिंग बोरेक्स फर्स्ट लूजेस वाटर एंड स्वेल्स, ठीक है। जब पहले तुम बोरेक्स को हीट करोगे ना तो क्या करेगा, अपने वाटर को रिलीज करेगा, जैसे Na2B4O7.10H2 है ना, तो उसको हीट करोगे फर्स्ट में तो वो 10H2 को रिलीज कर देगा, ठीक है, और स्वेल अप हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि ऑन फर्दर हीटिंग इट टर्न्स इनटू ट्रांसपेरेंट लिक्विड, ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड NaBO2 में कन्वर्ट हो जाता है शायद वो, ठीक है, अभी देखेंगे हम लोग, which solidifies into glass like material known as borax bead, ठीक है, बोरेक्स बीड में। और देखो बोरेक्स बीड इसलिए इंपॉर्टेंट है ना क्योंकि जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना, वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है क्या कि वो बोरेक्स बीड टेस्ट देते हैं। इसलिए हम लोग बंसन बर्नर जो फ्लेम होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्रांस जो हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है ना, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका टेस्ट करते हैं बोरेक्स बीड का, ठीक है। नीट 2021 में भी इस पे क्वेश्चन आ चुका हुआ है वो, ठीक है ना। अब देखो क्या है यहाँ पे, वही रिएक्शन है Na2B4O7.10H2 जब हीट करोगे तो Na2B4O7 और फिर इसको जब फर्दर हीट करोगे तो NaBO2 प्लस B2O3 बन जाता है, ठीक है ना। सो ये इंपॉर्टेंट है, ओके। सो देखो मैंने बताया था ना कि जो मेटाबॉलिट होता है मेनी ट्रांजिशन मेटल का, उसमें क्या होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है, ठीक है ना, इसलिए बोरेक्स बीट टेस्ट के लिए यूज किया जाता है उसको, ठीक है ना। जिससे क्या किया जाए कि आइडेंटिफाई किया जाए कि वो ट्रांजिशन मेटल है या नहीं है, ठीक है। जैसे देखो कि जब बोरेक्स को हीट किया जाता है बंसन बर्नर फ्लेम में विथ कोबाल्ट ऑक्साइड ऑन अ लूप ऑफ प्लेटिनम वायर, ध्यान रखना किस वायर से, प्लेटिनम वायर से जब उसको हीट किया जाता है बंसन बर्नर फ्लेम पे, तो क्या होता है कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनता है, बीड बनता है, COBO2 का होल ट्वाइस, ठीक है ना, ब्लू कलर का बनता है, बीड बनता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट 2021 में शायद ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, देख लेना एक बार। ऑर्थोबोरिक एसिड भी देखो, ऑर्थोबोरिक एसिड होता है H3BO3, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होता है, सोपी टच होगा, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, स्प्रिंगली सोल्यूबल होता है वाटर में लेकिन हाईली सोल्यूबल होता है तुमको, ठीक है, वार्म वाटर में हाईली सोल्यूबल होता है, हॉट वाटर में हाईली सोल्यूबल होता है, ठीक है। और इसको बनाया कैसे जाता है, अगर एक्वस एसिडिफिकेशन कर दो बोरेक्स का तो बन जाता है तुम्हारा H3BO3, ठीक है। तो देखो Na2B4O7 प्लस HCl प्लस वाटर कर दोगे तो NaCl प्लस H3BO3 बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है कि जो बोरिक एसिड होता है ना उसका एक लेयर स्ट्रक्चर होता है और उसके लेयर स्ट्रक्चर में क्या होता है कि BO3 का प्लेनर यूनिट होता है, ठीक है ना, BO3 का प्लेनर यूनिट होता है जो ज्वाइंट होता है बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके बाद देखो कि बोरिक एसिड जो होता है ना एक वीक मोनोबेसिक एसिड होता है और एक प्रोटोनिक एसिड नहीं होता है, ठीक है ना, लेकिन लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है ये, ठीक है, बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ OH आयन, OH माइनस आयन, ठीक है।
अब यहाँ देखो, जब बोरिक एसिड को जब सबसे पहले तुम 370 प्लस एवब उस पे अगर हीट करोगे केल्विन पे, तो वो क्या करता है कि BO2 में कन्वर्ट होता है, और जब उसको फिर से हीट करोगे तो B2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। उसके बाद से तुम्हारा है ये तुम्हारा चार्ट है 11.4 का, उसको देख लेना ढंग से, ठीक है ना, कि वो बोलता है कि क्यों मतलब वीक एसिड होता है, ठीक है ना। वीक एसिड इसलिए होता है ना कि खुद से वो H प्लस, किसका बात करें, H3BO3 जो है ना, उससे कभी क्या होता है कि H प्लस रिलीज नहीं करता है। जब OH माइनस आयन को जब लेविस एसिड के थ्रू वो गेन करेगा, उसके मतलब फलस्वरूप क्या देता है, वो H प्लस को रिलीज करता है, इसलिए वो वीक एसिड होता है, ठीक है। डाइबोरन का बात करते हैं, तो डाइबोरन देखो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है कि कलरलेस होता है, हाईली टॉक्सिक गैस होगा, फायर कैच करता है जब उसको एक्सपोज करेंगे हम लोग एयर पे, ठीक है, ये होता है। अब ये सिंपलेस्ट हाइड्राइड होता है, सिंपलेस्ट बोरॉन हाइड्राइड होता है। अब इसको बनाते कैसे, देखो इसका 3 मेथड है, कॉमन मेथड है, एक लैब मेथड है, एक इंडस्ट्रियल मेथड है। कॉमन मेथड में क्या करते हैं, जब बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को BF3 को तुम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में रिएक्ट करोगे, सो डाइबोरॉन बनेगा, लिथियम फ्लोराइड प्लस एल्युमिनियम ट्राइफ्लोराइड बनता है, ठीक है ना। और किसके प्रेजेंस में होगा, तुमको ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है, ठीक है, इन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड को जब आयोडीन के साथ रिएक्ट करोगे तो वहां पे डाइबोरॉन बनेगा, सोडियम हाइड्राइड प्लस हाइड्रोजन बनता है, ये लैब मेथड है, ठीक है, ध्यान रखना। और जब बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को तुम सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करोगे 450 केल्विन पे, तो वहां भी डाइबोरॉन बनेगा प्लस तुमको सोडियम फ्लोराइड बनता है, ये होता है इंडस्ट्रियल मेथड, ठीक है। और यहाँ देखो, जब भी तुम डाइबोरॉन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो वहां पे B2O3 बनता है, ठीक है, बोरिक एनहाइड बनेगा, बस वाटर निकलेगा। और उसके बाद एक और रिएक्शन है कि जब भी तुम डाइबोरॉन को रिएक्ट करोगे वाटर में, तो वहां पे क्या बन रहा है, H3BO3 बन रहा है, ठीक है, H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड बना प्लस वाटर, यहाँ पे गैस रिलीज हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक और रिएक्शन है कि जब डाइबोरेन है, ठीक है ना, डाइबोरेन NMC का होल साइज NMe थ्राइस है, इसके साथ रिएक्ट करोगे तो एडक्ट बनाता है, एडक्ट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, वही जैसे कि वहां करता था कि BF3BCl3 के साथ तुम अमोनिया को रिएक्ट करो तो एडक्ट बनता था, जस्ट लाइक उसी तरह यहाँ पे एडक्ट बनता है। और उसके बाद से B2H6 प्लस 2CO वहां पे करोगे तो सिम BH3 प्लस BH3.CO बन जाएगा, सेम उसी तरह एडक्ट का फॉर्मेशन करता है, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ डाइबोरेन को जब तुम अमोनिया के साथ रिएक्ट करोगे ना, तो वहां पे क्या होता है, पहले बनता है BH2NH3 का होल ट्वाइस प्लस BH4 का होल माइनस, ठीक है ना। देखो B2H6 प्लस अमोनिया, इसको रिएक्ट करोगे तो BH2NH3 का होल ट्वाइस प्लस BH4 का माइनस बनेगा। और जब फर्दर इसको हीट करोगे तो बनेगा B3N3H6 प्लस 12H2, ठीक है, इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन या बोराजाइन, ठीक है, ओके। सो अब हमारा कौन सा पोर्शन बाकी है, लास्ट पोर्शन है, इसके बाद हमारा ग्रुप 13 कंप्लीट हो जाएगा। एनसीईआरटी का सारा पॉइंट हम लोग क्लियर कर चुके हैं, ठीक है ना, ये लास्ट बचा हुआ है, सो हम लोग करते हैं। B2H6 का डाइबोरेन का हम लोग का इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना है, क्या क्या है, कितना 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वो देखने हैं, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या है, हाइब्रिडाइजेशन जो होता है B2H6 का वो sp3 होता है। और उसमें क्या होता है ना, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि वैकेंट ऑर्बिटल जो होते हैं बोरोन के, वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना। 4 हाइड्रोजन और 2 बोरोन जो होते हैं ना, 4 हाइड्रोजन के एटम और 2 बोरोन के एटम सेम प्लेन में होते हैं, और ब्रिज पे 2 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, याद रखना। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, ठीक है। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर 4 है, और यहाँ पे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, ठीक है, यहाँ मिस हो गया, यहाँ पे ये 2 होते हैं, ठीक है, 2 होते हैं। अब उसके बाद से देखो डायग्राम में भी देख सकते हो, ठीक है। अब देखो यूजेज बचा हुआ है, यूजेज क्या होते हैं बोरोन और एल्यूमिनियम के। सो बोरोन फाइबर जो होते हैं ना, वो बुलेट प्रूफ वेस्ट में, ठीक है ना, उसमें यूज किया जाता है, आर्मी के थ्रू या फिर कोई भी पुलिस रहता है उसके थ्रू यूज किया जाता है। ये बोरोन जो होता है ना, लाइट कॉम्पोजिट मटेरियल फॉर एयरक्राफ्ट बनाने में यूज किया जाता है। और जो बोरोन का आइसोटोप होता है B10, वो क्या करता है ना कि एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रॉन्स को, ठीक है। और जो मेटल बोराइड्स होते हैं ना, वो एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड यूज होते हैं, और कंट्रोल रॉड्स में न्यूक्लियर इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं, ठीक है। बोरेक्स को एज अ फ्लक्स हम यूज करते हैं सोल्डरिंग मटेरियल में, ठीक है। और बोरेक्स और बोरिक एसिड जो होता है वो यूज किया जाता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हीट रेसिस्टेंस ग्लासेस को पायरेक्स बोलते हैं, या ग्लास वूल में बोलो या फिर फाइबर ग्लास में, यहाँ यूज किया जाता है बोरेक्स और बोरिक एसिड को। बात करें बोरिक एसिड का, तो जो एक्वा सॉल्यूशन होता है ना बोरिक एसिड का, उसको यूज किया जाता है एज माइल्ड एंटीसेप्टिक, ठीक है ना। एल्युमिनियम का बात किया जाए तो एल्युमिनियम एक ब्राइट सिल्वरी व्हाइट मेटल होता है, ठीक है। और एल्युमिनियम क्या होता है कि वो एलॉय का फॉर्मेशन करता है विद कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक एंड सिलिकॉन। अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात किया जाए
तो एल्युमिनियम का जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है वो तुमको ट्वाइस होता है कॉपर के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। लेकिन आमतौर पे अब घरों में यूज नहीं किया जाता है एल्युमिनियम के सामान को, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा उसका टॉक्सिक नेचर होता है एल्युमिनियम का, इसलिए आमतौर पर यूज नहीं किया जाता है। पहले किया जाता था, अब नहीं होता है। अब देखो उसमें है तुमको एक मिलेगा सोडियम बोरोहाइड्रेट और लिथियम बोरोहाइड्रेट, ठीक है ना। तो ये कैसे बनता है कि जब मेटल को तुम रिएक्ट करोगे डाइबोरॉन के साथ में तो वहां पे ये मिल जाएगा। तो जो मेटल होगा वो होगा सोडियम या लिथियम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बोरोहाइड्रेट बोलो या सोडियम टेट्राहाइड्रो बोरेट बोलो, ठीक है ना, ये हो जाता है। अब बात करते हैं, छूट क्या गया था हम लोग का, नियोनियम का, ठीक है ना, जो न्यू मेंबर है इस ग्रुप का। सो नियोनियम जो होता है ना वो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है ना, जिसका जो सबसे स्टेबल जो आइसोटोप होता है उसका लाइफ स्पेन मात्र होता है, हाफ लाइफ जो होता है मात्र 20 सेकेंड होता है, ठीक है ना। तो इसके थ्रू हम लोग क्या किए, अब सारा का सारा जितना भी ग्रुप 13 था हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगले दिन हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप 14 को कवर करेंगे पूरे अच्छे तरीके से, पूरे एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन जाएंगे और कंप्लीट करेंगे। इस तरह क्या होगा, हम लोग का एनसीईआरटी बार बार रिवीजन होते रहेगा, ठीक है। ऐसे मैंने रिवीजन एक बार करवा दिया, अब मैं अगले बार क्या करूंगा कि एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए बता दूंगा और क्लियर कर दूंगा। तब तक के लिए लगे रहिए और पढ़ लीजिएगा और इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।